Hello students, today we are going to discuss moving coil galvanometer. This is a very important topic. Moving coil galvanometer. First of all, let us discuss what is moving coil galvanometer. Actually, moving coil galvanometer is a device which is used for detection and measurement of very small current, a small current in the circuit, एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट के, बहुत ही छोटी करंट के डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। ये दो तरह के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं। एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है और एक वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर होता है जो कि हम लोग लैबोरेटरीज में यूज करते हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। जो सस्पेंडेड हम पढ़ा रहे हैं इसकी सेंसिटिविटी वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। इसके हेल्प से हम अराउंड नैनो एम्पियर यानी 10⁻⁹ एम्पियर के ऑर्डर की करंट जो है मेजर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी थियरी क्या है। व्हाट इज द थियरी? थियरी इसकी ये है कि अ करंट कैरिंग coil placed in magnetic field experiences a torque. A current carrying coil placed in magnetic field experiences a torque, and this torque is given by what? This torque is given by tau is equal to NIAB sin theta, where what is N? N is the number of turns in the coil, I is the current, A is the area of that coil, B is the magnetic field, and theta is the angle made by plane of the coil. Theta is the angle made by area vector of the coil with magnetic field. So this is the theory. Let us start its construction. Here we have a rectangular coil made by wrapping very thin insulated copper wires over non-magnetic frame. Usually it may be brass or aluminium. उस फ्रेम पे बहुत ही पतले कॉपर वायर्स के, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को बाइंड करके इसको बनाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर, इसका जो यूज होता है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए यूज होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करता है, इस फील्ड को कंसंट्रेट करता है कॉइल के। ये कॉइल है, इसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन को सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर दिया। इसको एक फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, थीन फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है, उसके थ्रू हम सस्पेंड कर देते हैं। यहां पे एक कॉनकेव मिरर भी प्लेस कर दिया जाता है जिससे कि हम इस कॉइल की डिफ्लेक्शन को बता सकें। लैंप स्केल अरेंजमेंट हम लोग यूज करेंगे और इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उसके हेल्प से हम उसको बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये थीन फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, इसका कनेक्शन हम लोग टॉर्शन हेड से करते हैं। ये टॉर्शन हेड है,
जिसके हेल्प से हम इस कॉइल की प्लेन को एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज टॉर्सन है, टॉर्सन। ये इसका कनेक्शन टर्मिनल T1 से होता है और इसका जो लोअर एंड है इसको हम सपोर्ट करते हैं एक हाईली इलास्टिक स्प्रिंग से, लाइट स्प्रिंग होती है। इसका कनेक्शन टर्मिनल T2 से कनेक्टेड होता है। कॉइल को हम स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस, हॉर्स टू मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में रखते हैं। अब इसकी वर्किंग हम समझते हैं। नाउ कम टू इट्स वर्किंग। हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम कनेक्शन करते हैं टर्मिनल T1 T2 के बीच में, किसी सर्किट में सीरीज में ये कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन सीरीज में, हम सर्किट के सीरीज में कनेक्शन करते हैं। इसमें करंट आ रही है और यहां से करंट आ रही है। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करती है, इस पे एक टार्क लगता है, इस पे एक टार्क लगता है और वो जो टार्क होता है इसको रोटेट करता है। टार्क लगता कितना है, अभी हमने बताया टाई इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। ये एक्चुअली इस टार्क के हेल्प से ये डिफ्लेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दिस टार्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब इसके चलते ये डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने इसको प्लेस किया हुआ है वो एक्चुअली हम लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। इसकी जो कटिंग होती है वो सिलिंड्रिकल कॉन्केव स्ट्रक्चर में होता है। ये आपका कॉइल की प्लेन हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि इसका जो प्लेन है, जो कॉइल की प्लेन है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रहे। कॉइल की प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रहे। इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं, चाहे वो कॉइल डिफ्लेक्ट होकर के कैसे भी किसी भी पोजीशन में चली जाए, लेकिन इसका प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो। और जब प्लेन पैरेलल होगा तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क की वैल्यू हम लिख सकते हैं NIAB sin 90 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ये देखें कि जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये जो फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है और ये जो इलास्टिक स्प्रिंग है इसमें ट्विस्टिंग होगी, इसमें ऐंठन आएगी। जब इसको आप ऐसे डिफ्लेक्ट करोगे तो इसमें ऐंठन आएगी, ट्विस्टिंग आएगी। और आपको पता है कि जब किसी वायर को हम ट्विस्ट करते हैं तो इलास्टिसिटी के कारण ये जैसे ही हम टॉर्क अप्लाई करना रिमूव करते हैं तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर देता है। यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोजिट सेंस में इसमें एक रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये रिस्टोरिंग टार्क कितना होगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिट ट्विस्ट के लिए इफ द रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट बी सी, मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन ट्विस्ट करने पे इसमें जो रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सी। टॉर्सनल हमने एक कांस्टेंट ले लिया उस वायर के लिए। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि 5 ट्विस्टिंग हुई है, 5 रेडियन ट्विस्टिंग के लिए रिस्टोरिंग टार्क कितना प्रोड्यूस होगा, C5। देयरफॉर the restoring
restoring torque for 5 twist will be torque restoring is equal to C multiply रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट जो है C है, तो फाई रेडियन ट्विस्ट के लिए, फाई ट्विस्टिंग के लिए इसमें C फाई रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस होगा। अब हम ये समझ सकते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें ये डिफ्लेक्टिंग सिचुएशन से ये कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट विल हैपन? टार्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू टार्क रिस्टोरिंग। टार्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू टार्क रिस्टोरिंग। एंड व्हाट अबाउट द डिफ्लेक्टिंग टार्क? दिस इज NIAB, that is equal to restoring torque is C5. NIAB is equal to C5. So what about I? I is equal to C upon NAB multi 5. अब आप एक चीज देखें, C कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे K फाई। कुछ जगहों पे कैपिटल G फाई भी लिखा हुआ है क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए। ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसको रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। तो K की वैल्यू हम जान रहे हैं, और फाई की वैल्यू, ये जो मिरर यहां पे लगा हुआ था, लैंप स्केल अरेंजमेंट से फाई की वैल्यू मेजर कर ली जाएगी, इसमें प्लेस कर दिया जाएगा तो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसके हेल्प से हम लोग 10 to the power -9 एम्पियर तक की करंट मेजर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो करंट सेंसिटिविटी एक्चुअली current and voltage sensitivity. The deflection per unit current is called current sensitivity. यानी अगर I करंट के चलते इसमें डिफ्लेक्शन फाई हो रहा है तो यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा? फाई अपॉन I। इसे हम करंट सेंसिटिविटी कहेंगे। IS इज इक्वल टू फाई अपॉन I। अभी हमने फार्मूला पढ़ाया था, NIAB is equal to C phi. So what about phi upon I? That is equal to NAB upon C. This is equal to NAB upon C. ये करंट सेंसिटिविटी मिल गया। यानी करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा और C को डिक्रीज करना होगा। ये तो मैथमेटिकल नॉलेज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को हम एक लिमिट से ज्यादा जब इंक्रीज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा। इससे बचने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, और टॉर्सनल कांस्टेंट जो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, इसकी वैल्यू छोटी से छोटी रखी जाती है, जिससे करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकें। एरिया बहुत बड़ी होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बड़े एरिया पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। नाउ कम टू वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज sensitivity. What is voltage sensitivity? The deflection per unit voltage is called voltage sensitivity. V वोल्टेज लगाने पे इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? फाई। तो यूनिट वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन कितना होगा? फाई अपॉन V। इसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपॉन V, एंड V इज इक्वल टू IR।
What is phi upon I? This is current sensitivity and phi upon I is equal to NAB upon C. So this can be written as NAB upon C multi R. This is the voltage sensitivity. ये voltage sensitivity है. यहाँ इसकी यूनिट होगी रेडियन पर एम्पियर और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर वोल्ट. यहां भी आप देख रहे हो कि इसको बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, बी को जो है बढ़ाना होगा और सी को आपको घटाना होगा. लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट से जब ज्यादा बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी. यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखा जाए और रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू छोटी से छोटी रखें. दिस इज ऑल अबाउट करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. थैंक्स.